हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2020 की और उसमें एक शब्द विशेष की कि ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और शब्द का विकास क्या है, कहाँ से हुआ। हम बात कर रहे हैं जिस शब्द की, उस शब्द की पिछले 24 से 48 घंटे से बहुत चर्चा है और बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावी शब्द हो चला है। वो शब्द है बाबू साहेब। बाबू साहेब शब्द जो तेजस्वी यादव के मुखार बिंदु से निकला और उसके बाद ऐसे राजनीतिक सरगर्मी हुई इस शब्द के वायरल होने के बाद कि बिहार की राजनीति की जो सरगर्मी है, जो चुनाव का लाइन है, जो लग रहा है कि डाइवर्ट हो जाएगा। जो अब तक बात हो रही थी बेरोजगारी की जो बात हो रही थी, अब लग रहा है कि बाबू साहेब और राजपूत और क्षत्रिय इत्यादि वोट बैंक और जातिगत अवधारणा पर अगड़े पिछड़े और सामंती बातचीत पर आकर ये ठहर जाएगा। तो ये बाबू साहब शब्द कहाँ से आया और ये कैसे एक जाति विशेष के लिए संदर्भित हो गया या एक जाति विशेष को इंगित करता है, हम इन्हीं विषयों को बात करेंगे। पूरे देश में जो बिहार के जमीनी हकीकत से, बिहार के समाज से परिचित नहीं हुए जान भी नहीं पाएंगे कि किस जाति को बाबू साहब कहा जाता है। किसी समाजशास्त्र की पुस्तक में भी नहीं मिलेगा कि बाबू साहब शब्द कौन है, बाबू साहब कौन होते हैं। ये वही जान सकेगा जो बिहार के जमीनी राजनीति से, बिहार के सामाजिक संरचना से बहुत नजदीक से परिचित है और गांव और जवार की भाषा से परिचित है कि बाबू साहब किसे कहा जाता है। तो आप यही समझिए कि बाबू साहब या राजपूत जाति को कहा जाता है और राजपूत जाति बिहार में चुनावी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अतः जैसे ही तेजस्वी यादव ने बाबू साहब का नाम लिया कि बाबू साहब के सामने गरीब सीना तान के बैठता था लालू राज में, तब से ही अब इसकी चर्चा हो गई है और बुरा बाल तक की बात याद लोग करने लगे हैं कि वो जमाना लौट आएगा लालू यादव वाला। तो सवाल है कि बाबू साहब शब्द कहाँ से आया और किस तरह से ये क्षत्रिय या राजपूत को इस संदर्भ में इसका व्यवहार होने लगा और ये क्या बहुत सकारात्मक शब्द है या नकारात्मक शब्द है। तो इसके पहले कि हम बाबू साहब शब्द पर आए, इसके पहले दो अन्य शब्दों की चर्चा करेंगे जो खास वर्ण और जाति को इंगित करते हैं। जी, हम क्षत्रिय की पहले बात करेंगे, उसके बाद राजपूत की बात करेंगे। तो क्षत्रिय जो भारतीय समाज की मूल संरचना वर्ण व्यवस्था है, उसमें वर्ण व्यवस्था का जो दूसरा पायदान है उसको कहा गया है क्षत्रिय। और ये वैदिक व्यवस्था से निकली है। ऋग्वेद के 10वें सूक्त में सबसे पहले क्षत्रिय शब्द आया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय जो शासन करता है, जो व्यवस्था को बनाए रखता है, उसको क्षत्रिय कहा गया। और इसके बाद के विश्लेषण में माना गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थिति में थे और द्वितीय स्थान पे जो क्षत्रिय थे, उन दोनों ने व्यवस्था पे कब्जा बनाए रखने के लिए इस वर्ण व्यवस्था का विकास किया। खैर, इस संदर्भ को इस पर बाद में हम जाएंगे। और आगे हम बात करते हैं कि फिर क्षत्रिय कैसे राजपूत में परिवर्तित हो गया। तो क्षत्रिय जो भी प्राचीन भारत में अवधारणा थी कि क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था थी जो ओपन थी, अर्थात जो भी शासक वर्ग आता था, अर्थात जो भी जिस जाति का हो, जिस प्रजाति का हो, अगर वो राजगद्दी पर आसीन हो जाता था तो उसे क्षत्रिय की मान्यता दी जाती थी। इससे ये भी माना जाता था कि जिसके सर पर छत्र है उसे क्षत्रिय माना जाता था। तो ये ओपन कंसेप्ट था, वर्ण व्यवस्था एक ओपन कंसेप्ट थी। एक वर्ण से लोग दूसरे वर्ण में चले जाते थे अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, वर्ण व्यवस्था भी संकीर्ण होती गई और वो पैतृक होती गई। तो क्षत्रिय अब फिर मतलब क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय होने लगा और पूरी वर्ण व्यवस्था में वही होने लगा। वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का पुत्र शूद्र होने लगा। लेकिन आगे की जब अर्थव्यवस्था हुई और जो मध्यकाल तक आते आते जब बहुत तरह के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ गए, जब बहुत तरह के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ गए, तब जातियों की उत्पत्ति शुरू हुई जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उनको रखा जाने लगा। और इस क्रम में फिर राजपूत जाति की उत्पत्ति हुई। राजपूत जाति एक तरह से समझिए तो क्षत्रिय वर्ण का विकास है। तो क्षत्रिय वर्ण का राजपूत जाति विकास, क्षत्रिय वैदिक परंपरा थी, तो जो राजपूत जाति है मध्यकाल में, प्रारंभिक मध्यकाल से 6ठी शताब्दी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी से राजपूत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है इतिहास में और साहित्य में। तो इसके लिए अगर आप पुराण में जाए तो भविष्य पुराण में अग्निकुल का सिद्धांत दिया गया है। अग्निकुल एक यज्ञ था जो ऋषियों द्वारा माउंट आबू पर्वत पर किया गया था, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में भी है, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में। और 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति
अग्निकुल से बताई गई है। तो वो 4 राजपूत थे आपको, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। तो ये 4 जातियां जो थी, जो क्लान थे जो राजपूतों का, वो माना गया राजपूत। और इनसे फिर अन्य राजपूतों का विस्तार हुआ, बहुत सारे कुल हुए। और राजपूतों का शासनकाल जो राजपूत युग से भी भारतीय इतिहास में माना जाता है, 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक मुसलमानों के आगमन के पूर्व तक है, जिसमें बहुत सारे राजपूत वंश ने उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। और उसके बाद फिर क्षत्रिय और राजपूत स्पष्ट हो गया। तो फिर अब साहब कहाँ से आता है? तो साहब मूलतः देखिए भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है। साहब क्या है? एक अरबी शब्द है। और साहब का अर्थ होता है मार्गदर्शक या साथी, जो कालांतर में प्रशासनिक व्यवस्था जो डेवलप की गई मुस्लिम शासकों द्वारा, उसके में जो लोग थे उनके लिए प्रयोग किया जाएगा। शुरू में हिंदुओं को मुस्लिमों के दिल्ली सल्तनत में स्थान नहीं मिल पाया प्रशासनिक व्यवस्था में, लेकिन मुगलों द्वारा, खासकर अकबर द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था डेवलप की गई, तो मनसबदारी व्यवस्था में क्या किया गया कि राजपूतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? वो एक इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी जो प्रशासन से लेकर सैन्य व्यवस्था तक देखते थे। और मनसबदारों को आम लोगों से भूख राजस्व वसूलना था। और आम लोगों में उन्हें साहब भी कहा जा सकता था। मनसबदारों में बड़ी संख्या में राजपूतों को शामिल किया गया। और अकबर से लेकर औरंगजेब तक यह प्रक्रिया चलती रही। और वो राजपूत जो थे, जो इसमें शामिल थे, वो सामान्यतः साहब शब्द के द्वारा, आम आदमी द्वारा उनको संबोधित किया जाता था। साहब या अन्य लोग भी जो मनसबदारी में शामिल थे, उन सबको साहब कहा जाता था। तो ये साहब शब्द था, लेकिन अभी भी बाबू साहब शब्द नहीं आया था। बाबू शब्द कब आता है? बाबू शब्द तब आता है जब अंग्रेज भारत में आते हैं। अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था कब शुरू होती है? भूकर व्यवस्था कब शुरू होती है? मूलतः बिहार के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में। वो जब जमींदारी व्यवस्था लागू करता है कार्नवालिस, तो जब कार्नवालिस लागू करता है, जिसको कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, तो उसमें जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया, उनसे कर लिया जाने लगा। और कर की जो व्यवस्था थी, उसमें पूरा एक सिस्टम बनाया गया, जो फिर मैकाले द्वारा भी, जो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए और उनको अंग्रेजों द्वारा बाबू कहा जाने लगा, जो कर वसूल के उनके पास पहुंचाते थे। और बाबू जो है वो बबून शब्द से निकला है। और बबून शब्द एक नकारात्मक शब्द अंग्रेज निकृष्ट मानते हुए, चूंकि उनके लिए काम करने वालों को, भारतीयों को निकृष्ट भाव से देखते हैं और बाबू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बाबू शब्द कर जमींदारी व्यवस्था में कर वसूल रहे थे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के तहत। लेकिन वो जनता के लिए अभी भी साहब बने हुए थे, किसानों के लिए अभी भी साहब बने हुए थे। तो वो बाबू, अंग्रेजों द्वारा जो बाबू कहा जा रहा था और जो जनता के द्वारा साहब कहा जा रहा था, तो इन्हीं दोनों शब्द को मिलकर बन गया बाबू साहब। और वो बाबू साहब पूरे अंग्रेजी राज में प्रचलित रहा, उनके लिए जो कर वसूलते थे। लेकिन बिहार के साथ प्रासंगिक ये हुआ कि जो मैक्सिमम कर वसूला जाता था, वो यहाँ राजपूत जमींदारी व्यवस्था में प्रभुत्वशाली जाती थी और जमींदारों द्वारा ही वसूला जाता था। और राजपूतों को बोलचाल की भाषा में बाबू साहब कहा जाने लगा। वही जो जमींदारी व्यवस्था में नहीं संलग्न थे, लेकिन फिर भी भूमिपति थे, उनको भी बाबू साहब कहा जाने लगा। और इस तरह से जो बाबू साहब शब्द था, वो प्रचलित हो गया राजपूत जाति के लिए भी। और लोक भाषा में बाबू साहब समा गया और इसका मूल शब्द समाप्त हो गया कि बाबू कहाँ से आया है और साहब कहाँ से आया है। तो अब जो सवाल है कि जो तेजस्वी यादव का बयान है बाबू साहब, तो उसी बाबू साहब पर लागू हो रहा है जो गांव घर में राजपूतों के लिए प्रचलित है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शब्द यात्रा क्या है बाबू साहब की, कि एक अरबी शब्द और एक अंग्रेजों द्वारा शब्द मिलकर जो बाबू साहब हुए, वही जो क्षत्रिय और राजपूतों की जो यात्रा थी और फिर जो जमींदारी व्यवस्था में जो शामिल थे, उन सब से मिलकर एक बाबू साहब शब्द मिलना, जो आज के राजनीति में इतना ज्यादा प्रासंगिक हो गया। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण सही लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।